हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या मसला है, रोज़ाना ये आवाज़ सुनाई देती है। इतने दिन हो गए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ अब इससे। एक तो ख्वामख्वाह में मुझे यहाँ पर रात के वक्त पहरा देना पड़ता है। अम्मा अब्बा को भी कोई और काम नहीं मिला था, ले देकर इसी काम को हमारे ख़ानदान का काम बना दिया है। अब ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं कब्रिस्तान के बाहर घूमते फिरते मुसलसल बड़बड़ाए जा रहा था। ये बड़बड़ाहट मेरे मुंह से रोज़ ही सुनने को मिलती थी। मुझे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ रहा था। एक यही काम था जो हम सबको अच्छे से आता था। इसके अलावा कोई हुनर नहीं था मेरे पास, और मेरे घर वाले तो इस ख़ानदानी काम पर बहुत फ़ख्र किया करते थे। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसीलिए जैसे ही अब्बा बूढ़े हुए और काम काज का भार उठाने के काबिल नहीं रहे, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह गौरकन की नौकरी दिलवा दी। मैंने अब्बा से बहुत कहा कि नहीं, मुझे ये नौकरी नहीं करनी। आप ख्वामख्वाह में मुझे यहाँ पर भेज रहे हैं, मुझे कोई और काम सीखने दें। लेकिन अब्बा ने कहा, नहीं, हमारा ये ख़ानदानी काम है। तुम सारी ज़िंदगी इसी काम से मिलने वाले पैसों पर ही पले हो। अब तुम्हें इसमें बुराइयां नज़र आ रही हैं। तुम्हें हर हाल में यही काम करना होगा। मेरे अब्बा फितरी तौर पर बहुत ही सख्त मिजाज के मालिक थे। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर गुस्से में रहते। अब्बा से मेरी कभी भी नहीं बनती थी। हम 7 बहन भाई थे, और कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले काम से हमारा खर्चा पूरा नहीं होता था। लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती थी। वो ख़ानदानी सकाफ़त और रिवायात के ख़िलाफ़ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अम्मा भी उनकी हम मिजाज थी। जब भी मैं अम्मा से कहता कि मुझे ये काम नहीं करना, तो वो मुझे डांट कर इस काम पर भेज देती। मुझे लगता है मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हैं, जो मुझसे ज़बरदस्ती ये काम करवाना चाहते हैं। अब कुछ भी हो जाए, मैं अगले कुछ सालों बाद इस काम को छोड़ दूंगा। जिसे ख़ानदान की रिवायत को आगे बढ़ाना है, वो खुद बढ़ाता रहे। हर गुज़रते दिन के साथ मेरा मिजाज बहुत ही ख़राब होता जा रहा था। बचपन से सख्ती सही थी। अब्बा बस ज़रा ज़रा सी बात पर मारते थे, और अम्मा कहती थी कि तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक करते हैं। मुझे लगता था जैसे मैं उनकी औलाद नहीं हूँ, कहीं किसी खाली जगह से उठाकर मुझे लाए हैं, इसलिए मुझसे सौतेलों वाला सलूक करते हैं। मैं हमेशा इसी बात का शिकवा करता रहता था। मुझे लगता था कि मेरे बहन भाइयों से ज़्यादा प्यार किया जाता है, हालांकि मैं सबसे बड़ा था, मुझे ज़्यादा प्यार देना चाहिए था। अम्मा कहती थी कि तेरे शिकवे कभी ख़त्म नहीं होंगे, अपने काम पर ध्यान दिया कर। कब्रिस्तान में नौकरी करते हुए मुझे 1 साल हो चुका था। मुझे कब्रिस्तान से डर नहीं लगता था, मगर रात के वक्त मेरे पास करने को कुछ होता नहीं था। कौन सा रात के वक्त किसी ने कब्रिस्तान में कदम रखना होता था। लोग तो यहाँ आते हुए भी डरते थे। पूरी रात मैं बरगद के दरख्त के नीचे टेक लगाए बैठा रहता, या फिर उठकर इधर उधर टहलना, रात काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। सुबह फजर के वक्त घर जाता और आराम करता, क्योंकि शाम को दोबारा मुझे कब्रिस्तान की रखवाली के लिए जाना होता था। अम्मा का कहना था कि कुछ अरसे बाद तेरी शादी कर दूंगी। मैंने अम्मा से कहा कि मैं इस नौकरी के साथ शादी नहीं करूंगा। जब तक मुझे कोई और काम नहीं मिल जाता, तब तक मेरी शादी के बारे में सोचना भी नहीं। मुझे लगता था कि ये काम करके मेरी बेइज्जती होती है। जिस कब्रिस्तान में मैं नौकरी करता था, वो गाँव से कुछ फासले पर मौजूद था और काफ़ी पुराने ज़माने का था। यहाँ कई 100 साल पुरानी कब्रें भी मौजूद थीं। कभी भी मैंने उस कब्रिस्तान में कुछ अनहोना होते हुए नहीं देखा। हालांकि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे थे जिनका कहना था कि कब्रिस्तान के अंदर जिन्नात रहते हैं, और रात के वक्त तो यहाँ पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। मुझे उनकी बातें फालतू लगती थीं, और मैं उनका मजाक उड़ाता कि ऐसी बातें तुम लोग सिर्फ कहानियों में पढ़ते हो और तुम्हें सच लगती हैं। हालांकि मैं तो कब्रिस्तान की ही पहरेदारी का काम करता हूँ। आज तक तो मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा, ना सुना है। ये सब झूठी बातें होती हैं। तुम लोग भी क्या उन पर यकीन करते हो?
लेकिन मेरा दोस्त कहता था कि ये सब झूठ नहीं होता। किसी दिन अगर तुम्हारा खुद सामना हुआ किसी भी ऐसी खौफनाक चीज़ से, तब जाकर तुम्हें समझ आएगी कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जिस जगह ये कब्रिस्तान मौजूद था वो बहुत ही सुनसान जगह थी। रात के वक्त तो किसी भी इंसान का यहाँ से गुजर नहीं होता था। जगह जगह दरख्त लगे हुए थे। शहर जाने वाली सड़क यहाँ से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर थी। एक तरह से बिल्कुल सुनसान और वीरान जगह थी। रात के वक्त सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी। तूफान बहुत तेज़ी से आया हुआ था। मेरा इरादा था कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊं, इससे पहले कि बारिश और तेज़ हो जाए। गांव की तरफ जो सड़क जाती थी वो बिल्कुल कच्ची थी और वहाँ बारिश का पानी बहुत जल्दी जमा हो जाता था, जिस वजह से रास्ता तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इससे पहले कि वहाँ पानी जमा होता, मैं घर की तरफ जाना चाहता था। इसी इरादे के साथ मैं अपना छाता लिए उठा और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल साकिन होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। यहाँ आस पास कोई नहीं था, इसके बावजूद किसी की आवाज़ आ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो आवाज़ कब्रिस्तान से आ रही है, लेकिन मैं पूरी रात से यहाँ बैठा था। मेरी आंखों के सामने तो कोई भी कब्रिस्तान के अंदर नहीं गया, तो फिर आवाज़ कब्रिस्तान के अंदर से कैसे आ रही है? तजस्सुस में मुब्तला होकर मैं कब्रिस्तान की तरफ गया और दूर से ही टॉर्च घुमाकर कब्रिस्तान का जायज़ा लेने लगा। ये तो किसी के रोने की आवाज़ थी। आखिर इतनी रात को कब्रिस्तान में आकर कौन रो रहा है? और अगर कोई कब्रिस्तान में आया है तो मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा? मैंने किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा था। कब्रिस्तान से अंदर जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता था। रोने की आवाज़ें मुसलसल बढ़ती जा रही थी। ऐसे सन्नाटे में रोने की आवाज़ गूंजकर मेरे कानों से टकरा रही थी और मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मुझे अपने दोस्तों की सुनाई सारी कहानियाँ याद आने लगी, जिनका मैं मजाक उड़ाया करता था। क्या पता वो सारी कहानियाँ सच हों और यहाँ पर भी कोई आसेब मौजूद हो। यही सोचकर मैं फ़ौरन से उल्टे कदमों वहाँ से भाग निकला। रास्ते में जगह जगह बारिश का पानी खड़ा हुआ था। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचा तो मैं पूरा भीग चुका था। अम्मा मुझसे कहने लगी, क्या हुआ है? तू तो छाता लेकर गया था, तो भीगा हुआ क्यों वापस आया? मुझे याद आया मैं तो अपना छाता वहीं छोड़ आया था। मैंने अम्मा से कहा कि कुछ नहीं। अंदर जाकर मैंने अपने कपड़े बदले और कमरे में चुपचाप बैठ गया। अम्मा को पता चल गया था कि मैं परेशान हूँ, इसलिए मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर खौफ नज़र आ रहा है, कुछ हुआ है क्या? मैंने अम्मा से कहा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी। मैंने आपको मना किया था ना, इस काम में कुछ ठीक नहीं है। आज कब्रिस्तान से मुझे अजीब रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे अब्बा पास ही बैठे थे और हमारी बातें सुन रहे थे। मेरी बात सुनकर बोले, ये सारे काम पर ना जाने के बहाने हैं। मैं इतने साल वहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने तो आज तक किसी की आवाज़ नहीं सुनी। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी कमाई से हमारा घर चलता है और तुम्हें ये काम ही नहीं करना? तुम्हारे पुरखों से ये सब यही काम करते आ रहे हैं। अब तुम्हें क्या मसला है? नवाबजादे के नखरे ही ख़त्म नहीं होते। ऐसा करता हूँ, मैं काम पर चला जाता हूँ, तुम घर बैठकर खाते रहो। अब्बा की बातें सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपना तकिया और चादर उठाए छत पर आकर लेट गया। खुले आसमान तले लेटकर मेरे दिमाग को थोड़ा सा सुकून मिला। फिर मेरे कानों में दोबारा से वही रोने की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। आखिर वो किस चीज़ की आवाज़ होगी और कौन रो रहा होगा? क्या मुझे अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र करना चाहिए कि वहाँ पर कोई रो रहा था? लेकिन वो लोग तो बात का बतंगड़ बना देंगे और मुझसे कहेंगे कि हम सही कहते थे, वहाँ पर कोई आसेब ज़रूर मौजूद है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई इंसान हो और मेरे आने से पहले ही कब्रिस्तान में चला गया हो, इसीलिए मैं उसे देख नहीं पाया और किसी अपने प्यारे की कब्र पर बैठकर रो रहा हो। बहरहाल जो भी था, लेकिन मुझे बेहद खौफ महसूस हुआ था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था।
मैंने सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया और छत पर इधर से उधर टहलने लग गया। हद से ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। एक तो अब्बा की कड़वी कसीली बातें मेरा दिमाग ख़राब कर देती थी और दूसरा अब ये नई मुसीबत। पता नहीं कब इस नौकरी से मेरी जान छूटेगी। ऐसा करता हूँ कि दोस्तों से बात करके कोई नया काम ढूंढना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही कोई अच्छा काम मिलेगा ये नौकरी छोड़ दूंगा। फिर अब्बा चाहे कुछ भी कहते रहें, पैसे कमा कर लाऊंगा तो खुद ही उनका मुंह बंद हो जाएगा। ये सब सोचकर मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। अभी मुझे सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि अपने बेहद करीब मुझे किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। साथ ही मुझे चूड़ियों की खनक भी सुनाई दी। मैंने झट से आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पूरी छत खाली थी। ये कैसे मुमकिन है? मैंने साफ आवाज़ सुनी थी, किसी की चूड़ियाँ खनक रही थी। इतनी रात को छत पर कौन हो सकता है? मैंने कोई ख्वाब भी नहीं देखा। तजस्सुस के मारे मैं छत पर बनी ग्रिल के पास आया और नीचे झांक कर देखने लगा। पूरी गली में सन्नाटा फैला हुआ था। तभी मेरी निगाह गली के कोने पर पड़ी तो मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। इतने घुप अंधेरे में एक लड़की सहज सहज कर कदम उठा रही थी। जैसे उसके हाथ हिलते चूड़ियों की खनक पूरी गली में गूंजने लगती। मैं भागकर नीचे आ गया। मेरी चीख शायद किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा था। पूरी रात मैं कमरे में दुबका बैठा रहा। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपनी जगह से हिलकर देखूं कि वो लड़की असल में है कौन। सुबह हुई तो मैं कुछ सोचकर अपने दोस्तों के पास आ गया। वो लोग हस्बे मामूल गांव के नुक्कड़ पर बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। कोई काम काज तो करते नहीं थे, पूरा दिन फारिग बैठे रहते थे। मेरी अम्मा को मेरे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं थे। हर वक्त कहती थी कि तुम अपने दोस्तों के साथ रहकर ख़राब हो चुके हो। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने कहा कि क्या हुआ, खैरियत है? इतनी जल्दी काम से वापस आ गए? मैंने कहा रात को ही वापस आ गया था। बारिश ज़्यादा हो रही थी, इसलिए सोचा कि जल्दी आ जाता हूँ। वैसे भी इस कब्रिस्तान में किसने आना है? पता नहीं अब्बा ने क्या सोचकर ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पर लगाया हुआ है। मेरा दोस्त कहने लगा कि तेरे हमेशा वाले नाटक शुरू हो गए। चल बता, असल बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? उसके पूछने पर मैंने बताया, हाँ हुआ तो है, लेकिन पहले तू चाय मंगवा। ऐसे ही उठकर आ गया हूँ। उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर हम सब एक दायरे में बैठ गए और मैंने उन्हें बताया कि रात के वक्त मुझे कब्रिस्तान से किसी के रोने की आवाज़ आई थी। मैं खौफ की वजह से दौड़ता हुआ घर वापस आया। अब्बा से बहस हो गई तो छत पर सोने चला गया और मैंने वहाँ नीचे गली में एक लड़की को देखा। कुछ देर पहले वो हमारी छत पर मौजूद थी। मैंने साफ महसूस किया था। और इतने अंधेरे में और आधी रात के वक्त वो लड़की गली में क्या कर रही थी? सोचने वाली बात है ना। उसकी चूड़ियों की खनक पूरी गली में गूंज रही थी। क्या तुम में से भी कभी किसी ने ऐसी लड़की को देखा है? यार मैं तो बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गया हूँ। अब क्या करूँगा? अब्बा तो मेरी किसी बात को संजीदगी से लेते ही नहीं हैं। वो चाहते हैं कि बस मैं यही काम करता रहूं। हालांकि मुझे ये काम करना पसंद नहीं है। अगर किसी दिन मुझे कोई नुकसान पहुंच गया, पहले मैं तुम लोगों के साथ बैठकर मजाक उड़ाता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कल खुद मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। कब्रिस्तान के अंदर जाते हुए किसी को देखा भी नहीं था। मुझे अब डर लगने लगा है। मेरा दोस्त बोला, मैं तुमसे कहता था ना कि आसेब होते हैं, असल में भी जिन्नात होते हैं और ये हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, हमें पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। देखो तुम इतना परेशान मत हो सकता है कि दोबारा रोने की आवाज़ ना आए। हम तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा कोई और काम करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे? मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो राज़ी हों या ना हों, मैं हर हाल में दूसरी नौकरी करूँगा। मुझे ये काम नहीं करना। काफ़ी देर तक हम बैठकर यही बात करते रहे।
मेरे दोस्तों ने मुझे हौसला दिया कि ठीक है, तुम काम पर जाओ, आज हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मिलकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। उनके ये कहने पर मुझे हिम्मत आ गई। शुक्र है कि मेरे दोस्त अच्छे थे जो मेरा साथ दे रहे थे। शाम के वक्त मैं घर से निकला तो वो तीनों मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हम चारों मिलकर कब्रिस्तान की तरफ चले आए। आज मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। डर लग रहा था कि दोबारा से वो आवाज़ ना सुनाई दे और वो कहीं लड़की ना नज़र आ जाए। हम कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गए। मैं उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठता था। हम चारों ने अपना दिमाग पूरी तरह से उस कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ ही लगाया हुआ था। हमारी निगाहें वहीं टिकी थीं कि जैसे ही कोई अंदर दाखिल हुआ फौरन से हमें नजर आ जाए। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन वहाँ कोई अंदर नहीं गया और ना ही अंदर से कोई बाहर आया। कब्रिस्तान वैसे भी उस वक्त खाली था। मेरे दोस्त कहने लगे, देख यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तू ख्वामा में परेशान हो रहा है। इतनी देर हो गई है, कोई भी नहीं गुजरा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये मेरा वहम थोड़ा ही था, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। वहाँ पर कोई मौजूद था और उसके रोने की आवाज़ मुझे यहाँ तक आ रही थी। तभी तो मैं मुड़कर गया था और रात के वक्त दोबारा से आवाज़ आएगी। काफ़ी रात बीत गई, फिर अचानक से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम बिल्कुल साकिन होकर अपनी जगहों पर बैठ गए। हम में से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर देखें कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है और किसकी है। डर के मारे हम सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए थे। मेरा दोस्त कहने लगा कि यहाँ से भाग निकलते हैं, ये ना हो कि ये कोई जिनजादी हो और हमारे साथ जानबूझकर ये खेल खेल रही हो, हमें डराने के लिए। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, किसी की भटकती रूह भी हो सकती है। मैंने उसे चुप रहने को कहा। खौफ तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन आज मैं इस बात को जानकर ही यहाँ से जाना चाहता था कि आखिर ये कौन है जो आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में यूं रो रहा है। लेकिन पूरी रात हम वहीं बैठे रहे, कोई भी उस कब्रिस्तान से निकलकर बाहर नहीं गया। सुबह की रोशनी फैली तो हम चारों ने हिम्मत की और दूर से ही कब्रिस्तान में झांक कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। पूरी रात हमने एक पल को भी पलक नहीं झपकी थी और हमारी निगाहें कब्रिस्तान के दरवाजे पर ही टिकी रही थी। उसके बावजूद यहाँ से कोई निकलता बाहर नजर नहीं आया था। तो ये रोने की आवाज़ किसकी थी? हम सब बहुत परेशान हो गए। मेरे दोस्त ने कहा, चल यहाँ से चलते हैं। मैं उनके साथ वापस घर की तरफ चला आया। घर आया तो अम्मा और अब्बा ने दोबारा से मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तू अपने दोस्तों को वहाँ क्यों लेकर गया था? तू अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर सकता है क्या? मैंने अम्मा अब्बा से कहा कि बस कर दें, ठीक है, आप मुझे परेशान मत करें, मैं ये नौकरी जल्द ही छोड़ने वाला हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा। एक बार फिर से घर में झगड़ा शुरू हो गया। ये तो अब रोज़ का मामूल बन चुका था। मैंने अम्मा से कहा कि मैं थका हारा काम से घर आता हूँ, मुझे भी बहुत सी परेशानियाँ होती हैं और आप लोग मेरी शक्ल देखते ही मुझ पर चिल्लाने लगते हैं। अगर यूं ही करते रहे तो मैं घर से चला जाऊंगा। नहीं करना मुझे ये काम, कितना समझा चुका हूँ, किसी और से करवा लें। लेकिन अब्बा मुझे मारने को आगे आ गए और ज़ोरदार थप्पड़ मारकर बोले, तुझे जाना है तो जा, यहाँ से निकल जा और दोबारा यहाँ मत आना। मैं भी गुस्से में घर से बाहर निकल आया। अम्मा ने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे यूं खराब मूड के साथ देखा तो कहने लगे, अभी तक तुम रात वाली बात से परेशान हो? मैंने कहा, नहीं, घर पर झगड़ा हो गया है और गुस्से में मैं घर छोड़कर आ गया हूँ, किसी ने मुझे रोका भी नहीं है। वो ये सुनकर परेशान हो गए और बोले, आखिर अब तुम कहाँ रहोगे? मैंने कहा, मैं इसी कब्रिस्तान के करीब कहीं रह लूँगा, वहाँ एक खाली मकान है, पता नहीं वो किसका है, लेकिन कुछ दिन के लिए मैं वहाँ रह सकता हूँ, जब तक दूसरी नौकरी का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मेरे दोस्त कहने लगे, नहीं, तू वहाँ मत जा, हो सकता है कि तुझे कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं वैसे ही शदीद गुस्से में था, उसकी ये बातें सुनकर तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने उसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है,
अगर कोई रो रहा है तो रोए, मैं क्या करूं? बस तुम सब लोगों ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। मुझे जहां रहना है मैं वहीं रहूंगा। मैं हमेशा से गुस्से का तेज था और बहुत जल्दी फैसले ले लेता था। मेरे दोस्तों ने जब देखा कि मेरा मूड हद से ज़्यादा ख़राब है तो खामोश हो गए। अगले दिन ही मैं अपनी ज़रूरत का सामान लेकर कब्रिस्तान के करीब मौजूद उस खाली मकान में चला आया। मैं नहीं जानता था कि उस मकान में रहने का अंजाम क्या होगा, मगर फ़िलहाल मुझे कोई और हल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि अच्छी सी नौकरी देखकर जल्द ही मुझे बताओ, मैं कोई भी मजदूरी वगैरह कर लूँगा। उन्हें इस काम पर लगाकर मैं कब्रिस्तान की पहरेदारी करने लगा। वो मकान काफ़ी पुराना था और उधर धूल मिट्टी जमा हुई थी। मैंने पूरा घर साफ किया और उसे चमका दिया। अकेला बैठा मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। रात हुई तो मैं कब्रिस्तान के पास चला आया। आज फिर से रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उस रोने की आवाज़ ने अब मेरे अंदर के खौफ को मार दिया था। मुझे अब बस उससे बेजारियत हो रही थी और बहुत ही गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था जो भी रो रहा है जाकर उससे कहूँ कि यहाँ पर रोना बंद कर दे, क्योंकि मुझे चिढ़ होती है। लेकिन मसला ये था कि जो रोता था वो मुझे नज़र नहीं आता था। एक दफ़ा बस वो मुझे दिख जाए ना, फिर मैं उससे खुद बात करूँगा। मैं यहाँ परेशान था और दूसरी तरफ मेरी अम्मा ने घर पर मेरे दोस्तों को बुलाया और उनके हाथ पैगाम भिजवाया कि उससे कहो कि घर आ जाए। लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ा ही है कि वो घर छोड़कर चला जाए। मेरे दोस्तों ने आकर मुझे पैगाम दिया तो मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी का काम ढूंढ लेने के बाद ही घर पर आऊँगा, मुझे कोई भी तंग ना करे। मैं जानता था मैं घर जाऊँगा तो दोबारा से वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और मैं इन सब से तंग पड़ चुका था। मैंने उस मकान में रहना शुरू किया। मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। लगता था कुछ लोग आपस में बात करते हैं। कभी बर्तन खड़कने की आवाज़ आती। यकीनन ये आसेब ज़दा मकान था, कुछ तो अलग था इस मकान में। दूसरी तरफ मुझे उस रोने की आवाज़ ने परेशान किया हुआ था। एक दिन मैं गुस्से में कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और पूरे कब्रिस्तान का ठीक से जायज़ा लिया, तो मुझे एक बहुत पुरानी कब्र के पास एक लड़की बैठी रोती नजर आई। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे समझ आ गया कि इसी के रोने की आवाज़ मुझे परेशान करती है। आखिर इतनी रात को ये लड़की यहाँ पर करती क्या है और ये अंदर दाखिल होती मुझे नज़र क्यों नहीं आई? ख्वामा में इसने मुझे परेशान कर रखा है। मैं भागकर उस लड़की के करीब गया और उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों रो रही हो? तुम्हारी आवाज़ से मुझे कितनी परेशानी होती है, इस बात का अंदाज़ा भी है। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे सख्त गुस्सा आ गया। पूरी रात मैं वहीं कब्रिस्तान के बाहर बैठा रहा, लेकिन वो मुझे बाहर जाती नज़र नहीं आई। सुबह के वक्त मेरा नींद से बुरा हाल हो गया था। मैं अपने मकान में वापस आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दोबारा घर से किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं सर पकड़कर बैठ गया। एक तो इस मकान ने और दूसरा उस लड़की ने बहुत परेशान किया हुआ था। अब तो मैं उसे हर हाल में यहाँ से निकाल कर रहूँगा। पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गई है। मैं मुसलसल बड़बड़ाए जा रहा था। फिर अपना नाश्ता वगैरह तैयार किया और नाश्ता करके घर से बाहर निकल आया। आस पास का चक्कर लगाया। कोई काम काज तो था नहीं करने को और गांव जाने को मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं सबसे नाराज़ था। मेरे दोस्तों ने अब तक मुझे बताया नहीं था कि उन्हें कोई काम मिला है या नहीं। दिन के वक्त वो रोज़ाना मुझसे मिलने के लिए आ जाते थे। हम काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते। कभी कभी तो चलते चलते शहर जाने वाली सड़क पर भी पहुंच जाते। यूं ही मेरा दिन कट जाता था। अजीब बेजारियत हो रही थी। रात हुई तो मैं दोबारा से कब्रिस्तान के बाहर चला आया। सोच रहा था कि कब काम मिलेगा और यहाँ से जान छूटेगी। तब भी मुझे दोबारा से रोने की आवाज़ आई। मेरे ख्यालात में उस आवाज़ ने दरार डाल दी, इसीलिए मुझे शदीद गुस्सा आया।
मैंने गुस्से में अपनी टॉर्च जलाई और सीधा उस लड़की के सर पर आकर पहुंच गया। सर कबर पर रखे हुए रोए जा रही थी। मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ दी, लेकिन उसने सर उठाकर मुझे नहीं देखा। मुझे लगा जैसे वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है, इसलिए मैंने गुस्से में उससे कहना शुरू किया कि निकल जाओ तुम यहाँ से। क्यों हर वक्त यहाँ आकर रोती रहती हो? मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे रोने से। तुम्हारे रोने की मनहूस आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। जब देखो यहाँ बैठकर रोती रहती हो। किसकी कब्र है ये? 100 साल पुरानी कब्र पर क्यों बैठकर रो रही हो? अजीब लड़की हो तुम भी। मैं मुसलसल उस पर गुस्सा किए जा रहा था। मैंने उसे धमकी दी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं गांव के लोगों को बता दूंगा कि तुम रोज़ रात को कब्रिस्तान में आकर रोती हो। देखना फिर लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। कल से तुम मुझे दोबारा यहाँ नज़र मत आना। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। मैं गुस्से से उसे ये बात कहकर वहाँ से निकल आया। अजीब लड़की थी, आगे से कोई जवाब भी नहीं देती थी। मैं मकान में आया तो देखा पूरे घर से खाने की खुशबू आ रही है। मैंने तो कोई खाना नहीं बनाया था, तो फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ज़रूर इस मकान में कुछ अजीब बात है। कभी किसी के बातों की आवाज़ें आती हैं तो कभी बर्तन खटकने की, और अब खाने की खुशबू आ रही है। अजीब मुसीबत है मेरी ज़िंदगी में। एक तो वो लड़की, दूसरा अम्मा अब्बा के हर वक्त के झगड़े, और अब ये सब। मैं इन सब से तंग आ गया था कि वहीं मौजूद सामने पड़े बर्तन उठाकर दीवार पर मारने लगा। मेरे ऐसा करने पर एकदम जोर से पूरे मकान में आवाज़ गूंजने लगी। इन बर्तनों को इनकी जगह पर रख दो। दोबारा अगर तुमने इस घर की किसी चीज़ को भी फेंका तो हम तुम्हें मार देंगे। मैं एकदम डर गया। ये कौन है? किसकी आवाज़ आ रही है? आज से पहले तो कभी किसी ने मुझे मुखातिब होकर कुछ नहीं कहा था। आखिर ये कौन है? मैं फटाफट नीचे झुका और सारे बर्तन उठाकर उनकी जगह पर रख दिए। शुक्र है कि स्टील के बर्तन थे, वरना अगर कोई टूट जाता तो उसके लिए भी मुझे ही इल्ज़ाम देते। मैं चुपचाप अपने कमरे में लेट गया और सोचने लगा कि कल जाकर अपने दोस्तों से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि कोई काम मिला है या नहीं। अब मुझे जल्द से जल्द ये काम छोड़कर दूसरा काम करना था। अगले दिन ही मैं गांव आया और अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गया। इतने दिन बाद मैं गांव की तरफ निकला था। सब मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। किसी ने भागकर मेरे घर पर भी बता दिया कि मैं गांव आया हूँ। अम्मा ने छोटे भाई को भेजा और कहा कि उसे बोले घर आए। मैंने मना कर दिया। अपने दोस्तों से बात की और उनसे पूछा कि कोई काम मिला है या नहीं, या फिर तुम लोग ऐसे ही मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। अगर ये काम नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, अभी ही मैं खुद अपने लिए कोई काम ढूंढ लूँगा। मुझे गुस्से में देखकर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना किया है कि तुम्हारे लिए कोई और नौकरी ना ढूंढे। उनका कहना है कि यह हमारा ख़ानदानी काम है और तुम्हें भी यही करना चाहिए। देखो, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। गांव में तो तुम्हें कोई काम देने को तैयार नहीं, क्योंकि सब जानते हैं तुम्हारे अब्बा का गुस्सा कितना तेज़ है। ये सुनकर तो मेरा पारा चढ़ गया। आखिर अब्बा को क्या मसला है मेरे कोई और काम करने से? मैं सीधा घर पर आया, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। अम्मा ने खोला तो बोली, क्या हुआ? कोई तूफ़ान आ गया है जो तुम इस तरह से दरवाज़ा बजा रहे हो? तोड़ दोगे दरवाजे को? मैंने कहा, तूफ़ान ही आया है। आखिर आप लोगों के साथ मसला क्या है? अगर मैं कोई और नौकरी करना चाहता हूँ तो बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? मैं नौकरी करके अच्छे पैसे कमा कर लेकर आऊँगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस काम में। ज़बरदस्ती क्यों मुझे मजबूर किया जा रहा है? और अब्बा ने सबको क्यों मना किया है कि मुझे कोई काम काज नहीं देना? मैं शहर जाकर कमाना शुरू कर दूंगा। शहर जाने की धमकी सुनकर अम्मा परेशान हो गई और बोली, अच्छा बैठ, हम आराम से बात करते हैं। मैं तेरे अब्बा से बात करूंगी। आज पहली बार अम्मा ने मेरी साइड लेने की बात की थी। मैं हैरान रह गया। फिर उन्होंने अब्बा को बुलाया। अब्बा ने जब सुना कि मैं शहर जाने की बात कर रहा हूँ तो वो भी ठंडे पड़ गए।
उन लोगों को लगता था कि मैं इसी गांव में रहूंगा और कभी शहर नहीं जा पाऊंगा। मैंने भी सोचा चलो अब वो बात करना ही चाह रहे हैं तो मैं आराम से बात करता हूँ। मैंने अब्बा से कहा कि देखें, मैं आपसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहता और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको इस काम से प्यार है, लेकिन इंसान की अपनी मर्जी भी होती है। मैं ये काम नहीं कर सकता। आपके कहने पर मैं पिछले साल से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी ज़रा सी भी दिलचस्पी पैदा नहीं हो पा रही, तो ज़बरदस्ती इस काम को करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं रात के वक्त ये काम कर लूँगा और दिन के वक्त अपनी मर्जी का काम। अब्बा ने कहा ठीक है, तुम आधी रात को काम करना, बाकी की रात तुम्हारा भाई कर लेगा। वैसे भी उसे ये काम करने का शौक है। मैंने शुक्र किया कि अब्बा ने मेरी ये बात मान ली है। अगले दिन ही अब्बा मुझे अपने साथ अपने एक दोस्त के पास लेकर गए और उससे कहा कि मेरे बेटे को काम काज सिखा दे। मैं उनके साथ उनकी दुकान पर काम सीखने लगा। मैं अपना सामान लेकर घर वापस आ गया था। वैसे भी उस आसेबज़दा मकान में रहने का मुझे कोई शौक नहीं था। मेरा भाई जब पहली बार कब्रिस्तान की पहरेदारी के लिए गया तो मैंने उससे पूछा, क्या तुमने वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनी है? तो वो कहने लगा, नहीं, मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन जब उसके वापस आने के बाद मैं जाता था तो मुझे पूरी रात आवाज़ सुनाई देती थी। मैं जानता था कि वो लड़की अब तक यहाँ से गई नहीं है। एक दिन तो मैं शदीद गुस्से में आ गया और सीधा उसके सर पर पहुँचा। मैंने उससे कहा कि तुम अब तक यहाँ से गई क्यों नहीं? बहुत हो गया है तुम्हारा नाटक, अब निकल जाओ यहाँ से। अभी मैं ये सब कह रहा था कि तभी उसने रोते रोते मुझसे कहा, मेरे ऊपर ऐसे जुल्म मत करो, ये मेरे माँ बाप की कब्र है और मुझे यही वक्त मिलता है यहाँ पर आने का। मैं हैरान हुआ। मैंने उससे कहा, ये कब्र तो 100 साल पुरानी है, तुम्हारे माँ बाप की कैसे हो सकती है? मगर वो अपनी बात पर बज़िद रही। फिर मेरे साथ कब्रिस्तान से बाहर निकली और कहने लगी, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने कहा, क्या वादा? अब मैं तजस्सुस में पड़ चुका था। आखिर इतने अरसे से उसे रोते हुए देख रहा था, चलो इसकी कहानी सुन लेता हूँ। उसने मुझे कहा कि जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी वो तुम कभी किसी से नहीं कहोगे, ना इस बात का जिक्र कभी अपनी ज़बान पर लाओगे। इस राज को अपने सीने में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर लेना। मैंने झट उससे वादा कर लिया। वैसे भी मुझे दूसरों की बातें किसी तीसरे को जाकर बताने की आदत नहीं थी। मैं राज रखने में अच्छा था, इसीलिए वादा कर लिया। उसने मुझे बताना शुरू किया कि बहुत साल पहले वो अपने ख़ानदान के साथ इसी गांव में रहती थी। उस वक्त यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, बहुत ही कम इंसान रहते थे। मैं दरअसल एक जिनजादी हूँ। हमारा पूरा ख़ानदान यहाँ पर रहता था। ये खाली मकान जो तुम्हें नज़र आ रहा है, ये हमारा ही मकान था। हम बहुत खुश व खुर्रम रह रहे थे। लेकिन एक दिन मामूली से झगड़े में मेरे माँ बाप को दूसरे जिन्नात ने मार दिया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, बहुत छोटी थी। हम जिन्नात की उम्र बाज़ दफ़ा बहुत ही लंबी होती है। मेरे माँ बाप भी 100 साल पहले मर चुके हैं और मुझे देखो, मैं अब तक जवान हूँ। मैंने उनकी मौत अपनी आँखों से देखी थी। मुझ पर उस हादसे का बहुत बुरा असर हुआ था। जिन जिन्नात ने मेरे माँ बाप को मारा था वही मुझे अपने साथ लेकर अपनी बस्ती में चले गए। जाते हुए उन्होंने मेरे वालिदैन को यहाँ दफना दिया था। कुछ वक्त बाद यहाँ पर इंसानों ने रहना शुरू कर दिया और ये गांव आबाद हो गया। लेकिन इस मकान के पास कोई भी नहीं आता था। वो उसी मकान की बात कर रही थी जहाँ पर मैं कुछ दिन रहा था। उसने बताया कि वो जिन्नात के यहाँ ही बड़ी होती गई। वो उस पर बहुत जुल्म करते थे और सारा काम काज करवाते। मैं उनके दुश्मनों की बेटी थी, इसलिए जितना जुल्म कर सकते थे करते थे। मुझे पता था कि मेरे माँ बाप यहाँ दफन हैं। जब मैं छोटी थी तब तो मुझे कोई भी मेरे माँ बाप की कब्र पर नहीं आने देता था, बल्कि वो लोग तो अपनी मर्जी के बिना मुझे सांस भी नहीं लेने देते थे। इतने ज़्यादा जालिम थे वो। फिर एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना मैं उन सब से नज़र बचाकर अपने माँ बाप की कब्र पर आ जाऊं। वो मुझे बहुत याद आते थे,
इसीलिए चुपके से मैं बहुत ही मुश्किल से उनकी बस्ती से बाहर निकली और यहाँ आकर अपने माँ बाप की कब्र पर बैठकर रोने लगी। मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ। रोज़ाना मैं इसी वक्त आती हूँ और यहाँ बैठकर रोती रहती हूँ। शायद तुम्हें मेरे रोने की आवाज़ परेशान करती है, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आने से रोको मत। इस पूरी दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। मैं जब तक अपने माँ बाप के पास नहीं आती मुझे चैन नहीं मिलता। उसकी कहानी बहुत ही दुख भरी थी, जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे वादा किया कि मैं आइंदा तुम्हें कभी भी यहाँ आकर रोने से मना नहीं करूँगा, और अगर तुम इस मकान में रहना चाहती हो तो रह लो। कुछ अरसे तक मैं भी इस मकान में रहा हूँ। वो लड़की बोली, हाँ वो मकान हमारा ही है, उसे कभी गिराना मत। ये कहकर वो चली गई। जब वो चल रही थी तो मुझे लगा मैं उसे पहले कहीं देख चुका हूँ। फिर अचानक से मुझे वो लड़की याद आई जो उस रात गली में मुझे चलती नजर आ रही थी। यानी ये दोनों एक ही थी। आखिर ये मेरे पास क्यों आई थी? चलो, जिस भी वजह से आई हो, कम से कम मुझे इस राज का पता तो चल गया है ना कि वो कौन है और यहाँ आकर रोती क्यों है। कुछ दिन बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या वो लड़की अब भी रोती है? क्या तुम्हें पता चला है कि इन सब के पीछे क्या वजह है? तो तुम उसके रोने से तंग आ जाते थे। मैंने अपने दोस्तों की बात सुनी और खामोश हो गया। मैं उन्हें हरगिज़ भी ये नहीं बता सकता था कि वो लड़की वहाँ क्यों आती है और वो कौन है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। अपनी ज़िंदगी में मैं अब खुश था, क्योंकि अब अपनी मन मर्जी की नौकरी कर रहा था। कुछ अरसे बाद अब्बा ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम ये नौकरी मुकम्मल तौर पर छोड़ दो। तुम्हारा भाई अब काम संभालने के लायक हो गया है। तुम जो नौकरी करते हो उसे वक्त दो। अम्मा अब्बा ने मुझे समझने में बहुत देर कर दी थी, लेकिन शुक्र है कि हमने एक दूसरे को समझ लिया। मैंने भी अब ख्वामखा गुस्सा करना छोड़ दिया था। अम्मा अब मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उनका इरादा था कि इसी साल मेरी शादी कर दी जाए ताकि मैं अपना घर बसाऊं। अम्मा ने पास के गांव में ही मौजूद अपनी एक रिश्तेदार के घर मेरे रिश्ते की बात चलाना शुरू कर दी। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आई। मेरी रजामंदी जान लेने के बाद अम्मा अब्बा ने ये रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मेरे दोस्तों ने मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश था, लेकिन इसमें भी मेरे दिमाग में बार बार वो लड़की और उसके रोने की आवाज़ आती थी। मेरा दिल किया कि मैं किसी दिन जाकर उस कब्रिस्तान में देख कर आऊँ कि वो लड़की अब भी रोने आती है या नहीं। और अपने उसी तजस्सुस में मैं एक दिन चुपके से रात के वक्त घर से निकला और कब्रिस्तान पहुँच गया। मेरा भाई वहाँ पहरेदारी कर रहा था। मैं दूर से ही देख रहा था। मुझे उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। वो लड़की साफ नज़र भी आ रही थी। मैं चलते चलते अपने भाई के पास आया। मुझे वहाँ देखकर वो हैरान होकर कहने लगा कि आप इस वक्त यहाँ पर, खैरियत तो है? मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे ही सोचा तुमसे मिल लूँ। घर पर बोर हो रहा था। क्या तुम्हें रोने की आवाज़ आ रही है? कब्रिस्तान में या कोई नज़र आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे तो आज तक कोई रोने की आवाज़ नहीं आई और यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। मैं हैरान हुआ कि वो लड़की सिर्फ मुझे क्यों नज़र आती है और उसके रोने की आवाज़ मुझे ही क्यों आती है। इस सवाल का जवाब मुझे कभी भी नहीं मिल पाया और उस लड़की से दोबारा कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। अक्सर वहाँ से गुजरते हुए मेरी निगाह उस खाली मकान पर पड़ती है। पता नहीं वो वहाँ पर रहती होगी या नहीं। एक बार गांव वालों ने इरादा किया कि इस खाली मकान को गिराकर यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएं, लेकिन मैंने फौरन से मना कर दिया और कहा कि इस मकान को मत गिराना। गांव वाले हैरान हुए कि मैं इस मकान को गिराने के खिलाफ क्यों हूँ, मगर मैं उन्हें असल बात तो बता नहीं सकता था। इसीलिए बहाने बनाने लगा कि मैं कुछ वक्त बाद यहाँ कोई कारोबार शुरू करूँगा
और इस मकान की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इस मकान को मत गिराएं। यूं मैंने उस मकान को गिराने से सबको रोक दिया। मेरा इरादा था कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उस लड़की से किया हुआ वादा निभाऊंगा।